नमस्कार साथियों, मैं हूं सचिन और आज के इस वीडियो में हम एमएससी मैथमेटिक्स फाइनल ईयर का जो आपका पेपर है रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी, उसकी यूनिट फर्स्ट जो हमारी रनिंग में थी उसका ही लेक्चर फोर्थ स्टार्ट कर रहे हैं। इस लेक्चर फोर्थ में हम बात करेंगे लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उन पे। तो सबसे पहले नंबर पे हम पढ़ेंगे लॉरेंज फिट्जगेराल्ड कंट्रैक्शन फॉर्मूला। ये जो कंट्रैक्शन फॉर्मूला है ये इस मैथमेटिशियन ने दिया था और जो ये फॉर्मूला है ये किसके लिए हम ड्राइव कर रहे हैं। जैसे कि हम किसी एक सिस्टम में, सपोज सिस्टम एस लिया मैंने, उसमें कोई हमने रिजिड ऑब्जेक्ट लिया, सपोज ये रोड ले लिए। रिजिड ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, जैसे कि रोड हमने लिए तो उसको रिजिड बोलने का मतलब है कि इसके जो दो एंड पॉइंट है, सपोज यहाँ पे और यहाँ पे दो पॉइंट ले ली मैंने, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो फिक्स रहेगी, कम या ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, इसलिए इसको रिजिड ऑब्जेक्ट या रिजिड रोड बोला जा रहा है। तो यहाँ पे जो इसकी लेंथ है, ठीक है, ये तो सिस्टम एस में है। अगर मैं इसको सिस्टम एस डैश में देखूं तो क्या ये लेंथ कम होगी या ज्यादा होगी। ठीक है, तो इस पे हम डिस्कस करेंगे। तो दोनों में, मतलब सिस्टम एस में जो लेंथ आई सपोज एल और एस डैश में जो लेंथ होगी सपोज एल डैश, तो दोनों में जो रिलेशन आएगा वो हम ड्राइव करना चाह रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है, तो अब हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमको दो सिस्टम लेने पड़ेंगे। ठीक है, एस और एस डैश, और यहाँ पे एस डैश जो होगा वो मूविंग पोजीशन में होगा। ठीक है, वी वेलोसिटी के साथ वो मूव करेगा, किसके रिलेटिव, एस के रिलेटिव। किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। ठीक है, या फिर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ओके, तो अब इस चीज को हम लिख लेते हैं। लेट अस कंसिडर, एक मिनट, लेट अस कंसिडर टू सिस्टम्स। एक तो लिया मैंने S और दूसरा लिया S डैश। ठीक है, वेयर S डैश इज मूविंग विद वेलोसिटी v रिलेटिव टू, किसके रिलेटिव, किसके रेस्पेक्ट में, S के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अलोंग टू पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे, कोई एक रिजिड रोड लेंगे। ठीक है, और उसको हम सिस्टम एस में फिक्स कर देंगे। ठीक है, और वो जो रिजिड रोड लेंगे हम वो भी एक्स एक्सिस के अलोंग ही लेंगे। ओके, लेट ए रिजिड रोड बी फिक्स्ड इन सिस्टम एस and lies along to x axis। ओके, अब ये जो रोड हमने ली थी इसके जो दो एंड पॉइंट है उनको मैं x1 और x2 बोल देता हूं। ठीक है, इफ द एंड पॉइंट्स ऑफ द रोड बी x1 एंड x2 इन, किस में था, s में था। ठीक है, इन s, देन तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, x2 माइनस x1। ठीक है, x के लोगे, देन लेंथ, और उस लेंथ को मैं l से डिनोट कर रहा हूं। ठीक है, ऑफ रोड इन सिस्टम s इज, क्या बनेगी, l इक्वल x2 माइनस x1। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो ये अभी हमने लिखा है। अब मैं क्या करूंगा, जो कोई एक ऑब्जर्वर है किसमें, दूसरे सिस्टम में, सपोज एस डैश हमने लिया। ठीक है, तो एस डैश में कोई ऑब्जर्वर है। ओके, और अगर एस डैश मूविंग कर रहा है, मूवेबल है। ठीक है, जो सिस्टम एस डैश है वो एस के रिलेटिव मूव कर रहा है। ठीक है, तो वो जो ऑब्जर्वर है वो भी मूविंग पोजिशन में होगा। ठीक है, किस वेलोसिटी के साथ, जिस वेलोसिटी के साथ वो सिस्टम रोटेट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ठीक है,
ओके, तो उसकी वेलोसिटी भी v होगी, और किसके रिलेटिव, s के रिलेटिव, ठीक है। तो उस केस में ये जो दो हमने एंड पॉइंट लिए s में, जो जिनके कोऑर्डिनेट x1 और x2 थे, तो x डैश में क्या हो जाएंगे, x डैश, x1 डैश और x2 डैश हो जाएंगे, ठीक है। ओके, तो ये सब साइड में लिखते हैं। एन ऑब्जर्वर किस में होगा, एस डैश में, इन एस डैश विल ऑल्सो मूव विद वेलोसिटी v, ठीक है। और किसके रिलेटिव, रिलेटिव टू s, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये जो हमने एस डैश सिस्टम लिया, इसमें कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x1 डैश, x2 डैश हो जाएंगे, ठीक है, उस रोड के एंड पॉइंट के। ओके, किसमें, एस डैश की बात की जा रही है। तो जब हमने x1 और x2 कोऑर्डिनेट लिए थे वो s में लिए थे, ठीक है, सपोज टाइम t पे लिए थे, तो यहाँ पे t डैश टाइम पे ये कोऑर्डिनेट डिनोट किए जाएंगे, x1 डैश और x2 डैश, ठीक है। तो अब उस चीज को मेंशन करते हैं। देयरफॉर if x1 dash and x2 dash are end points of road in s dash at टाइम t dash, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे, अब मैं x1 और x2 की वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ डैश वाले सिस्टम में, ठीक है। तो उसके लिए मेरे को इनवर्स लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो उस चीज को लिखते हैं, फ्रॉम इनवर्स लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, तो टी आर डॉट समझ जाना, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। वी हैव x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो पहले x, ये मान लो कि x लिखा है ना, तो x के लिए आपने जो फॉर्मूला ट्राई किया था इनवर्स लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन में, वो क्या था आपके पास, x डैश प्लस वी टी डैश अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये आया था। अगर मैं x1 बोलूंगा तो यहाँ पे x1 डैश हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि x1 के रिस्पेक्ट में s डैश में जो कोऑर्डिनेट लिया गया है वो x1 डैश लिया गया है, इसलिए, ठीक है। और अगर मैं ऐसे ही x2 निकालू तो वो क्या हो जाएगा, x2 डैश प्लस वी टी डैश और नीचे अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मेरे को क्या चाहिए, लेंथ चाहिए ना एस डैश में, एस में लेंथ क्या आई थी, x2 माइनस x1, तो x डैश में क्या आनी चाहिए, x2 माइनस x1 करके निकाल लेंगे, पता लग जाएगा, ठीक है। एस डैश में क्या आएगी वो पता लग जाएगा कब, जब x2 माइनस x1 करेंगे। x2 माइनस x1 करो तो डिनोमिनेटर तो सेम है, ठीक है, तो ऊपर क्या बचेगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो सेकंड वाली टर्म तो सेम है, माइनस करोगे तो कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचेगा, x2 डैश माइनस x1 डैश बचेगा, ठीक है। तो इसको लिखा मैंने x2 डैश माइनस x1 डैश, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो उसको लिखा मैंने अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये वैल्यू आ रही है मेरे पास, ठीक है। तो इसको x2 माइनस x1 को तो हमने इक्वेशन फर्स्ट में l बोल रखा है, ठीक है, और इसको मैं l डैश बोल देता हूं, ठीक है। तो नया रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, l इक्वल l डैश बाई रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो इसको नेक्स्ट पेज में लिखते हैं। तो अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ l इक्वल l डैश और नीचे अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से इसको मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ, l डैश इक्वल l के साथ ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, l इंटू अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ठीक है। अब बताओ इन दोनों में क्या रिलेशन है, जो l डैश है और जो l है, इनमें कौन बड़ा कौन छोटा, इक्वल तो नहीं है, ठीक है। अगर मैं इस वाले फैक्टर को हटाऊं तो, ठीक है, देखो रफ फर्क में देखो यहाँ पे, ये क्या है, अंडर रूट 1 माइनस समथिंग, तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 में से कुछ माइनस करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग, ठीक है। अब 0 पॉइंट समथिंग यानी 1 से छोटा है, किसी भी क्वांटिटी को, जैसे कि 2 है, l मान लो 2 है ना, 2 को जब मैं 0 पॉइंट समथिंग से मल्टीप्लाई करूंगा, एक से छोटी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूंगा, जैसे कि मैंने 0.9 से ही कर दिया, तो जो भी क्वांटिटी आएगी वो जो पहले था उससे कम आएगी। कितना आएगा, 9 2 18, 1.8 आ रहा है, जो कि 2 से कम है, ठीक है। तो 0 पॉइंट समथिंग क्वांटिटी से जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे किसी भी नंबर को, तो वो खुद से छोटा हो जाएगा, है ना। इसका मतलब अगर l डैश को मैं देखूं तो ये जो l है
ये जो L है इसको जब मैं 0 पॉइंट समथिंग से मल्टीप्लाई करूंगा तो L से तो छोटा आएगा, इस क्वांटिटी से छोटा आएगा, इसका मतलब जो L डैश है वो छोटा हो गया ना L से, तो क्या लिखेंगे L डैश लेस देन L। ठीक है, तो पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं नीचे वाले रफर को। तो ये रिलेशन आ गया हमारे पास, जो L डैश है वो L से छोटा आ रहा है। ओके, और यही रिजल्ट हमको निकालना था, यही इसका आर्टिकल है। तो अब एक चीज और लिख दो, लेंथ of the road is constructed by the factor, ये लेंथ इस फैक्टर की वजह से ही है। अगर ये 0 से छोटा हो गया, ठीक है, सॉरी 1 से छोटा हो गया, तो इन दोनों में हम एग्जैक्ट रिलेशन बता सकते हैं कि L डैश छोटा आ रहा है L से, बाय द फैक्टर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक है, विच इज लोरेंज, यहां पे लिख देता हूं, फिट्जगर्ड कंस्ट्रक्शन फॉर्मूला, कंट्रैक्शन फॉर्मूला, CONTRACTION फॉर्मूला। ठीक है, ओके, तो ये आर्टिकल आपका हो गया। अब नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं। तो अब देखते हैं टाइम डायलेशन। तो टाइम डायलेशन में जैसे कि हमने लेंथ के लिए अभी आर्टिकल ड्राइव किया था, अगर सिस्टम एस में लेंथ, रोड की जो लेंथ है वो एल है, और एस टेस में अगर लेंथ क्या है एल डैश है, ठीक है, और एस टेस एस के रिलेटिव वी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था, तो उस केस में जो एल डैश है उसमें जो लेंथ है वो कम आ रही थी एल एस में जो लेंथ थी उससे। ठीक है, यानी एल डैश एल से कम आ रहा था। तो ऐसे ही टाइम के लिए और चेक करेंगे क्या टाइम में परिवर्तन होता है। ठीक है, एस टेस में ज्यादा होता है या कम होता है एस की तुलना में। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमको दो सिस्टम लेने पड़ेंगे, एस और एस टेस। ठीक है, और एस टेस जो है उसको हम मूव करवाएंगे वी वेलोसिटी के साथ एस के रिलेटिव पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में। ठीक है, फिर क्या करेंगे, एस में किसी एक पॉइंट पे, किसी पोजीशन पे फिक्स कर देंगे किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे कि क्लॉक को हमने फिक्स कर दिया, ठीक है, किसी टाइम t1 पे। ठीक है, और एस डैश में उसके लिए जो टाइम रहेगा वो t1 डैश हो जाएगा। तो फिर दोनों में चेंजमेंट देखेंगे हम, यानी t2 डैश माइनस t1 डैश करके हम निकालेंगे। ठीक है, तो अब इस चीज को यहां पे लिखते हैं, लेट अस कंसिडर, सबसे पहले तो वो दो सिस्टम लेने। ठीक है, लेट अस कंसिडर टू सिस्टम्स, नीचे लिख देता हूं, टू सिस्टम्स S and S dash, where S dash is moving with velocity v along to the positive direction of x axis relative to s, relative to s। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम कोई क्लॉक लेंगे, उसको हम s में फिक्स कर देंगे किसी पोजीशन x1, 0,0 पे। ठीक है, क्योंकि x के लॉन्ग हम ये सब करने जा रहे हैं तो y z तो 0 ही लेके चलेंगे। ठीक है, और ये जो हम फिक्स कर रहे हैं उस टाइम सपोज t1 टाइम पे ये सब किया जा रहा है। ठीक है, लेट ए क्लॉक be fixed in system S at the point x1, 0,0 when this clock register or he register at time t1
then to an observer in system S dash appears T1 डैश। ठीक है, जब यहाँ पे T टाइम पे कोई इवेंट हैपन हो रही है तो S डैश में T1 डैश टाइम पे हैपन होगी, इसका मतलब ये। ओके, ऐसे ही T2 के लिए अगर मैं S सिस्टम है उसमें T2 पे ये चेंजमेंट करूं तो वहां पे T2 डैश में चेंजमेंट होगा। ठीक है, टाइम T2 डैश होगा। ओके, तो अब इस चीज को नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। सिमिलरली for the time T2 in system S, the observer in S dash appears T2 डैश। ठीक है, तो वहां पे टाइम क्या हो जाएगा, T2 डैश हो जाएगा। ओके, अब हम निकालेंगे T1 डैश सॉरी T2 डैश माइनस T1 डैश, वही टाइम में चेंजमेंट को डिनोट किया जाएगा उसी से। ठीक है, तो T1 डैश और T2 डैश की वैल्यू कैसे निकालेंगे, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से। तो अब मैं उसको काम में ले रहा हूं बाई लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। वी हैव T1 डैश इक्वल, अब वो फॉर्मूला क्या था, अगर मैं T की बात करूं तो वहां पे हमने लिखा था T डैश की, T डैश इक्वल T माइनस V अपॉन सी स्क्वायर एक्स अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये लिखा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे T1 है तो यहाँ पे T1 आ जाएगा। ओके, और T1 किसके रिस्पेक्ट था, X1 के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे X1 आ जाएगा। ठीक है, एंड अगर मैं T2 डैश की बात करूं, T2 डैश की, तो वो क्या बनेगा, T2 माइनस V अपॉन सी स्क्वायर और X1 और नीचे अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, हमको क्या निकालना है, T2 डैश माइनस T1 डैश। ठीक है, ये अब हम करने जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे निकालेंगे T2 डैश माइनस T1 डैश, तो माइनस करो, डिनोमिनेटर तो सेम है, तो ऊपर आएगा T2 माइनस V अपॉन सी स्क्वायर X1, फिर माइनस करेंगे तो माइनस T1 और माइनस माइनस प्लस V अपॉन सी स्क्वायर X1, ये हो जाएगा। और जो डिनोमिनेटर था उसको लिख दिया अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली टर्म कैंसिल हो रही है, हटाओ इसको। ओके, तो ये आया आपके पास T2 डैश माइनस T1 डैश इक्वल T2 माइनस T1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अगर मैं इसको डेल टी डैश से डिनोट करूं और इसको डेल टी से डिनोट करूं तो ये बनेगा डेल टी बाई रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इसको मैं अगर इधर लेके जाऊं तो यहाँ से मेरे को मिलेगा डेल टी डैश इंटू रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर और इधर डेल टी। ठीक है, अब बताओ यहाँ से डेल टी जो है और डेल टी डैश जो है, इनमें क्या रिलेशन आ रहा है, कौन किससे बड़ा या छोटा है। अब देखो यहाँ पे जब भी आप सोल्व करोगे इसको तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, वो इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होगा तो इसको छोटा कर देगा। ठीक है, तो इससे तो छोटा आएगा ना, अगर जैसे ये 2 है, 2 को 0.8 से मल्टीप्लाई करूं तो 2 से छोटा आएगा। ठीक है, तो इससे छोटा आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगा वो डेल टी आएगा ना, तो डेल टी छोटा हो गया अब की बार। ठीक है, तो डेल टी लेस देन डेल टी डैश। ओके, अब की बार जो एस में टाइम में चेंजमेंट था वो कम आ रहा है, किससे कम आ रहा है, डेल टी डैश से, यानी एस डैश में जो टाइम में चेंजमेंट है उससे कम आ रहा है। ठीक है, तो यही तो है टाइम डायलेशन नहीं है, इंक्रीमेंट। ठीक है, टाइम बढ़ गया, एस डैश में टाइम ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो अब एक दो लाइन लिखनी है तो इनको नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। तो अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूं देन द टाइम इन मूविंग सिस्टम, मतलब एस डैश इन मूविंग सिस्टम is increased, या फिर lengthened
या फिर डायलेटेड, एक ही मीनिंग है, DILTED, ओके। हेंस, और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको क्या नाम दिया गया, टाइम डायलेशन। द नेम इज टाइम डायलेशन, ठीक है। अब एक दो एग्जाम्पल कर लेते, तो देखते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट। और इसमें बोल रखा है कि जो dx² प्लस dy² प्लस dz² माइनस c² dt² है ना, ये लॉरेंस इनवेरिएंट होगा। लॉरेंस इनवेरिएंट का मतलब आपको पता है, एक बार फिर से बता देता हूं मैं, कि ये जैसे कि एस सिस्टम में लिखा हुआ है ना, तो एस डैश में जो लिखा जाएगा दैट इज dx² प्लस dy² प्लस dz² dz² माइनस c² dt² है ना, तो वो और ये सेम आए, ठीक है। अगर सेम आएगा तो ये लॉरेंस इनवेरिएंट हो जाएगा। तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के डेफिनेशन से हम x डैश y डैश z डैश t डैश इन सब की वैल्यू निकालेंगे और फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, फिर उसका स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे उस चीज को लिखेंगे हम, ये क्या हो गया, तो यहाँ पे लिखा मैंने फ्रॉम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन ON लिख लेना, ठीक है। एक्स टेस्ट क्या बनेगा, फॉर्मूला क्या था एक्स टेस्ट का, x माइनस वी टी और नीचे अंडर रूट 1 माइनस v² बाई c², ठीक है। y डैश तो y के बराबर था, z डैश z के बराबर था, एंड t डैश क्या था, इसके लिए फॉर्मूला था t माइनस v अपॉन c² इंटू एक्स, और नीचे ये वाला डिनोमिनेटर 1 माइनस v² बाई c² था, ठीक है। अब मैं dx डैश निकालना चाह रहा हूं पहले, dx डैश, तो dx डैश क्या आएगा, तो ये बनेगा dx और ये बनेगा v एज इट इज, ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट एज इट इज पड़ा रहेगा, ठीक है, और ये हो जाएगा dt। इसका मतलब 1 अपॉन ये वाली टर्म एज इट इज है ना, तो इसको मैं बीटा से डिनोट कर लेता हूं, तो बीटा, और यहां पे हो जाएगा dx और ये हो जाएगा v एज इट इज कांस्टेंट होने की वजह से, और ये dt, ठीक है। अच्छा, यहां से dy डैश क्या आएगा, dy, dz डैश क्या आएगा, dz, एंड dt डैश क्या बनेगा, dt डैश, तो ये बन जाएगा 1 बाई दिस टर्म, इसको तो हमने बीटा बोल दिया, ठीक है, बीटा, और ये बनेगा dt माइनस v बाई c² कॉन्स्टेंट, और ये बन गया dx, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे जो बीटा है उसके बारे में बता दो, वेयर बीटा आपने किसके बदले लिखा है, 1 अपॉन रूट 1 माइनस v² बाई c² के बदले आपने बीटा लिखा है, ठीक है, ओके। तो अब ये जो भी वैल्यू आ गई है आपको इसमें पुट करना है डैश वाले फॉर्म में लिख के, ठीक है। इसका मतलब dx² प्लस dy² प्लस dz² माइनस c² dt², इसको आप कैलकुलेट करोगे जो अभी मैंने बोला, और वो इसके बराबर आ जाना चाहिए, ठीक है। आ गया बराबर तो इनवेरिएंट है, अन्यथा नहीं है, ठीक है। तो इसको अब साइड में देखते हैं। नाउ dx² प्लस dy² प्लस dz² और माइनस c² dt² इक्वल यहाँ पे लगा दिया मैंने, ठीक है। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो, dx' और उसका स्क्वायर, तो ये बनेगा बीटा स्क्वायर, और dx माइनस v dt इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस dy डैश स्क्वायर, dy डैश क्या है, dy स्क्वायर है तो dy स्क्वायर, और ये क्या बनेगा dz स्क्वायर, ओके, और माइनस c² नीचे लिख रहा हूं मैं, माइनस c², ठीक है, dt डैश स्क्वायर, तो ये तो बन जाएगा बीटा स्क्वायर, तो इसको लिखा मैंने बीटा स्क्वायर, और अंदर क्या आएगा dt माइनस v बाई c² dx, इसका भी तो स्क्वायर होगा, बीटा का तो कर दिया, इस वाले का स्क्वायर और होगा, ठीक है, ये आ गया। अब इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो इसको ओपन कर रहा हूं मैं, बीटा स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर से इसको ओपन करेंगे, तो ये बनेगा dx² प्लस v² dt² और माइनस 2v dx dt, ठीक है, प्लस ये दोनों प्लस dy² और प्लस dz² माइनस
सी स्क्वायर बीटा स्क्वायर, सी स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इसको ओपन करो, डी टी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई सी फोर डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। और क्या बनेगा, माइनस टू ए बी, तो माइनस टू वी सी स्क्वायर डी एक्स डी टी, ये बन गया, ठीक है। ओके, अब डी एक्स स्क्वायर वाले एक साथ लिख दो, एक तो ये वाली टर्म है बीटा स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर, और एक्स वाली ये रही, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो सी स्क्वायर कैंसिल होगा, सी स्क्वायर नीचे बचेगा, माइनस बीटा स्क्वायर वी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर, और नीचे सी स्क्वायर बचा, माइनस बीटा स्क्वायर, ये बीटा है, माइनस बीटा स्क्वायर और सी स्क्वायर नीचे बचा, वी स्क्वायर नीचे सी स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। और डी वाई डी जेड उन दोनों को लिख लो, डी वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, ठीक है। और कौन बचेगा, ये डी टी वाली टर्म बचेगी, ये तो कैंसिल हो चुकी है इससे, कैसे देखो, यहाँ पे है क्या, बीटा स्क्वायर को यहाँ पे भेज दो, माइनस टू वी बीटा स्क्वायर डी एक्स डी टी, और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस, ये सी स्क्वायर कट गया, टू वी बीटा स्क्वायर डी एक्स डी टी, तो ये वाली और ये वाली सेम है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये तो कैंसिल होगी टू वी वाली टर्म, तो ये वाली टर्म बची है और ये वाली टर्म बची है, डी टी वाली ये दो टर्म बची है, ठीक है। इनको लिखना बाकी है, तो इनको मैं नीचे लिख रहा हूँ, प्लस यहाँ से तो मिल रहा है बीटा स्क्वायर और वी स्क्वायर डी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर डी टी स्क्वायर, और यहाँ से माइनस की आ रही है, माइनस बीटा स्क्वायर सी स्क्वायर डी टी स्क्वायर, बीटा स्क्वायर सी स्क्वायर डी टी स्क्वायर, यहाँ से मैं बीटा स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ इक्वल को, क्या क्या मैंने यहाँ से बीटा स्क्वायर कॉमन ले लिया, और यहाँ पे वन माइनस बीटा स्क्वायर कॉमन आ गया, तो वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, ठीक है। इनकी कहानी खत्म, ये एज इट इज डी वाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर, और यहाँ से मैं माइनस सी स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, तो क्या बचेगा, और डी टी स्क्वायर भी, तो यहाँ पे तो वन और माइनस साइन कॉमन ले लिया तो नेगेटिव हो गया, ठीक है। बीटा स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, यहाँ पे बीटा स्क्वायर भी लिखा, ये माइनस है, ठीक है। और क्या बचेगा, यहाँ पे तो वन हो गया, ये कॉमन आ गया, वी स्क्वायर, लेकिन सी स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ पे नहीं था, तो वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर आएगा, वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर और डी टी स्क्वायर, और इसके साथ लिखना इंटू डी टी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये वाली टर्म क्या है, साइड में देखो, वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, वन बाई बीटा स्क्वायर, क्योंकि साइड में देखो बीटा को आपने क्या लिख रखा है, वन अपॉन रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, आप इसका स्क्वायर करो तो क्या आएगा, बीटा स्क्वायर इक्वल वन अपॉन रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, सॉरी रूट नहीं आएगा, वन अपॉन वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं तो लेफ्ट साइड तो वन बाई बीटा स्क्वायर और राइट साइड वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, इसका मतलब ये क्या है, वन बाई बीटा स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है बीटा स्क्वायर, तो ये कैंसिल, क्या बचा, डी एक्स स्क्वायर डी वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, ये क्या है वन बाई बीटा स्क्वायर, ठीक है, ये वाला इससे कैंसिल, ये बचा और ये बचा, ठीक है। तो क्या है आपके पास, इसके इक्वल, तो पहले मैं डैश वाले को लिखूंगा और इक्वल क्या आ जाएगा, डैश हट जाएगा, बस बन गया काम, ठीक है। तो देखते हैं इसको नेक्स्ट पेज में, तो अब मैं लेफ्ट साइड जो हम लेके चले थे उसको लिख रहा हूँ, डी एक्स डैश स्क्वायर प्लस डी वाई डैश स्क्वायर डी जेड डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डी टी डैश स्क्वायर इक्वल, किसके इक्वल आ गया, अभी हमने देखा था डी एक्स स्क्वायर डी वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डी टी स्क्वायर, ठीक है। तो यही तो हमको प्रूव करना था, क्यों, क्योंकि भी क्या है, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन आ गया ना, ठीक है, विच इज लॉरेंज इनवेरिएंट, है ना, ऐसे लिखेंगे, डैश वाला विदाउट डैश के इक्वल आ गया, लॉरेंज इनवेरिएंट, ठीक है। ओके, तो टाइम डायलेशन पर बेस्ड ये एग्जांपल, और इसमें क्या बोल रखा है, देखो एग्जांपल सेकंड, सपोज दैट देयर इज ए साइंटिस्ट, ठीक है, ऑफ 40 years old एंड हिज असिस्टेंट ऑफ 16 years इन ए साइंटिस्टिक लैब, ठीक है। साइंटिस्ट wants to increase the age of his assistant by using the principle of time dilation, okay. For this he made a rocket, ठीक है,
एंड सेंट हिज असिस्टेंट टू स्पेस जर्नी, ठीक है, भेज दिया। द रॉकेट इज मूविंग विद वेलोसिटी 0.999 सी, यहाँ पे सी का मतलब क्या है, लाइट वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड वाली, ठीक है, इतनी स्पीड से वो रॉकेट जा रहा है। आफ्टर 1 ईयर साइंटिस्ट फाइंड दैट इन द क्लॉक ऑफ हिज असिस्टेंट 22.7 ईयर्स हैज पास्ड बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ टाइम डायलेशन, यानी एक साल में इतना अंतर आ गया कि उस अपने असिस्टेंट की वॉच में, घड़ी में देखता है तो 22.7 साल बीत चुके हैं, ठीक है। तो अब इसमें इसने पूछा क्या है, इसने दोनों की एज कैलकुलेट करवाई हमसे, ठीक है। देखो तो यहां पे सबसे पहले लिखेंगे गिवन में क्या क्या रखा है, डेल टी इक्वल 1 ईयर, ठीक है, और वेलोसिटी क्या है रॉकेट की 0.999 सी, ठीक है, ओके। डेल टी डैश कैलकुलेट करना है, तो देखो डेल टी डैश फॉर्मूला बनाओ, फॉर्मूला लिखो डेल टी, अब T2 - T1 को यहाँ पे हमने डेल से लिख दिया, डेल टी से, ठीक है, 1 - v² अपॉन c², ये था। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो डेल टी क्या है, 1 है, ठीक है, 1 साल के बाद पूछ रहा है, 1 - √1 अब इसकी वैल्यू क्या है 0.999 c अपॉन c², इसका स्क्वायर था ना ऊपर, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो कट पिट के क्या आएगा, यही आएगा, ठीक है। वो चेक करवाना चाह रहा है कि इसमें जो अंतर है वो इतने साल का आएगा, 22.7 ईयर्स, सोल्व करोगे तो यही आएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो साइंटिस्ट की एज है ना वो तो नीचे था ना, तो उसकी तो एज हो जाएगी 1 साल बाद, अभी कितनी है 40 है ना, 1 साल बाद 41 हो जाएगी, ठीक है। तो साइड में लिख देते इसको, 10 साइंटिस्ट एज इज 40 + 1 मतलब 41 ईयर्स, ठीक है। अच्छा, एंड एज ऑफ असिस्टेंट, अब देखो कितनी इंक्रीज होगी, पहले कितनी थी उसकी 16, और अब वो वापस आया तब कितनी होगी है 22.7, यानी उसकी एज हो गई है 38.7 ईयर्स यूजिंग टाइम डायलेशन फॉर्मूला, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल है, लेकिन ऐसा तभी पॉसिबल है जब आप ये जो स्पीड देख रहे हो ना, इस स्पीड से अगर रॉकेट पास हो तो, ठीक है, 0.999 सी। अगर मैं इसकी प्रैक्टिकल लाइफ में बात करूं तो जैसे कि हमारे यहाँ पे मतलब जो फाइटर जेट होते हैं ना, ठीक है, वो जब उड़ते हैं तो जब हमको आवाज सुनाई देती है तो हम उधर आवाज की तरफ ध्यान देते हैं, ठीक है, लेकिन उधर फाइटर जेट ना होके आगे निकल जाता है, ठीक है, वो उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, ये सब वेलोसिटी का ही कमाल है, ओके। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया, ओके। तो इसके बारे में लिखना चाहो तो लिख लो, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं इन दिस वे वी कैन इंक्रीज, किसे, टाइम डायलेशन से, ठीक है, इंक्रीज द एज ऑफ ए पर्सन बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ टाइम डायलेशन, ठीक है। अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं, तो देखते हैं एग्जांपल 3, और इसमें बोल रखा है प्रूव दैट 3 डायमेंशनल वॉल्यूम dx dy dz इज नॉट लॉरेंज वेरिएंट व्हाइल द 4 डायमेंशनल वॉल्यूम एलिमेंट dx dy dz dt इज इनवेरिएंट, ठीक है। तो ये कह रहा है कि dx dy dz जो 3 डायमेंशनल वॉल्यूम है ना, वो तो लॉरेंज इनवेरिएंट नहीं है, इसका मतलब dx डैश dy डैश dz डैश इसके इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। और ये वाला है तो ये वाला डैश वाले के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो डैश वाला हम लेके चलेंगे, और इसके इक्वल अगर आ गया, इसके इक्वल आ गया तो इनवेरिएंट हो गया, अन्यथा नहीं हुआ, ठीक है। तो उसके लिए हम लॉरेंज कंट्रैक्शन फॉर्मूला काम में लेंगे, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं बाई लॉरेंज कंट्रैक्शन फॉर्मूला क्यों काम में ले रहे हैं, क्योंकि ये dx dy dz लेंथ को ही तो डिनोट कर रहा है, तो लेंथ में चेंजमेंट हमने काम पे किया था, ये इसमें लॉरेंज कंट्रैक्शन वाले में ही तो किया था ना, आज के पहले आर्टिकल में, ठीक है, इसलिए उसको काम में ले रहे हैं बाई लॉरेंज कंट्रैक्शन
फॉर्मूला देखो, तो वहां पे हमने एल डैश लिखा था, यहाँ पे एल डैश की बजाय डी एक्स डैश लिखेंगे हम, ठीक है। आया क्या था रिजल्ट, एल डैश इक्वल एल यानी डी एक्स और अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये आया था हमारे पास, ठीक है। ओके, ये कब आया था, जब एस डैश एस के रिस्पेक्ट में एक्स के रिलेटिव वी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, किसमें, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस चीज को भी मेंशन कर लो, वेयर एस डैश इज मूविंग relative to s with v velocity along x axis, ठीक है। ओके, अब देखो टाइम डायलेशन से हम dt डैश को कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इस चीज को लिखेंगे ऑल्सो बाई टाइम डायलेशन dt डैश क्या बनेगा, वो आया था हमारे पास dt अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, वहां पे डेल था, यहाँ पे डी से लिख दिया और कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे dt है इसलिए dt से डिनोट कर दिया मैंने। और अगर मैं बात करूँ dy डैश की, तो वो dy की इक्वल होगा, एंड dz डैश की तो वो dz की इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब पहले 3 डायमेंशनल वॉल्यूम एलिमेंट की बात करते हैं एस डैश में, ठीक है, यानी dx डैश dy डैश dz डैश, इसको कैलकुलेट करेंगे, ये तीनों वैल्यू है हमारे पास, ठीक है। तो साइड में देखते इसको, नाउ 3 डायमेंशनल वॉल्यूम एलिमेंट इन सिस्टम एस डैश, देखो dx डैश dy डैश dz डैश, क्या आएगा, dx डैश की वैल्यू साइड में देखो, dx इंटू रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और dy डैश dy की इक्वल है, dz डैश dz की इक्वल है, ठीक है। तो क्या ये वैल्यू dx dy dz की इक्वल आ रही है, नहीं आ रही है, इसका मतलब ये जो 3 डायमेंशनल वॉल्यूम एलिमेंट है वो लोरेंज इनवेरिएंट नहीं है, तो इस चीज को लिख दो यहाँ पे, हेंस 3 डायमेंशनल, समझ जाना, 3 डायमेंशनल वॉल्यूम एलिमेंट dx dy dz is not Lorentz invariant, ठीक है। अच्छा, अब जो 4 डायमेंशनल वॉल्यूम एलिमेंट है उसकी बात करते हैं इस टेस्ट में। नाउ 4 डायमेंशनल वॉल्यूम एलिमेंट इन सिस्टम एस टेस्ट, तो वो देखो क्या बनेगा, डी एक्स डैश डी वाई डैश डी जेड डैश और डी टी डैश, ठीक है। डी एक्स डैश की वैल्यू पुट कर दो, डी एक्स ये वाली वैल्यू डी एक्स रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, डी वाई डी जेड और डी टी डैश की वैल्यू क्या आई थी, डी टी साइड में देखो, डी टी बाई रूट डी टी डैश, ये रहा 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब ये इससे कैंसिल हो गया, क्या है, डी एक्स डी वाई डी जेड डी टी, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं। तो इधर तो था हमारे पास डी एक्स डैश डी वाई डैश डी जेड डैश डी टी डैश इक्वल आ गया डी एक्स डी वाई डी जेड डी टी, ठीक है। इसका मतलब जो 4 डायमेंशनल वॉल्यूम एलिमेंट है वो तो लोरेंज इनवेरिएंट बन गया, हेंस 4 डायमेंशनल वॉल्यूम एलिमेंट that is dx dy dz dt is Lorentz
इनवेरिएंट। यही हमको प्रूव करना था। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है, बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।